बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिपर्ड्स के बारे में। इसकी कुछ पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेती है। ये जितने भी लिपर्ड्स होते हैं, यानी इसको हम फैट भी बोलते हैं, ऑयल इसके अंदर ही आते हैं। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक के अंदर ही सॉल्व होती हैं। यानी सॉल्युबिलिटी का वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ सॉल्युबल नहीं होती। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ईथर, अल्कोहल और बेंजीन के अंदर होती है। यानी कि जितने भी फैट हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्युबल हैं और इनऑर्गेनिक के अंदर इनसॉल्युबल हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल अमाउंट में एनर्जी को ज़ख़ीरा करते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल लें ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक बना रहा हूँ डायग्राम कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होती हैं उसके एक साइड पे एच और एक साइड पे ओ एच लगा होता है। ऐसे मैं बना रहा हूँ। जबकि अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड में जितने भी कार्बन की एक बहुत लंबी चेन होती है, उसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही अटैच होते हैं हर साइड से। यानी ऐसा नहीं है कि एक साइड पे एच और एक साइड पे ओ एच होगा, बल्कि यहाँ पे हर जगह पे एच ही अटैच हैं, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है, बाउंड एनर्जी, वो सी और एच बाउंड के अंदर होती है। जितने सी और एच के बाउंड ज़्यादा होंगे उतनी वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लिपिड्स के अंदर एनर्जी वाले जो बाउंड हैं वो ज़्यादा हैं, यानी सी और एच के बाउंड ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये अपने एक जैसे साइज़ के किसी भी दूसरे कार्बोहाइड्रेट की निस्बत डबल अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंपाउंड होते हैं ये सेलुलर मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, यानी जो सेल्स की मेम्ब्रेन है वो ये इसका भी एक अहम कंपोनेंट है। इसी तरह ये आइसोलेशन का काम भी करते हैं। आइसोलेशन से मतलब है कि ये हीट को और कोल्ड को रोकते हैं। सर्दियों के अंदर इसकी जो हमारी स्किन के अंदर एक तह होती है जो सर्दियों के अंदर ठंडक से बचाती है और गर्मियों के अंदर हीट से भी बचाती है, यानी इंसोलेटर का काम करती है। इंसोलेटर वो वाली चीज़ होती है जो अपने अंदर से हीट या कोल्ड को गुजरने नहीं देती। बहुत सारे एनिमल के अंदर ये वाटर प्रूफ के तौर पर भी काम करते हैं, ख़ास तौर पर इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है वो, या उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, यानी बाहर वाली जो स्किन होती है, उसके अंदर ये वैक्सेस की शक्ल में मौजूद होती हैं, या पत्तों के अंदर या फ्रूट के अंदर ये क्यूटन या क्यूटिकल की शक्ल में मौजूद होती है। एक मोम की तह होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये फ्रूट और लीव्स के अंदर मौजूद होती है, पत्तों की बाहर वाली सतह के ऊपर, या कुछ सीड के अंदर भी मौजूद होती है, जो इसको एक तो वाटर प्रूफ बनाती है और दूसरा इसको अब्रेसिव डैमेज, रगड़ की भी किसी फोर्स से रोकती है, क्योंकि ये मुलायम होते हैं। तो ये जब पत्ते हवा की वजह से एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टकराने पर उनकी ऊपर डैमेज नहीं होता। डैमेज इसीलिए नहीं होता क्योंकि इनके ऊपर क्यूटिकल की तह होती है। अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो इसको हमने मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है, जिसमें फास्फोलिपिड हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, टर्पिनाइड्स हैं। ये इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। असाइल ग्लिसरॉल को देखते हैं। असाइल नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एक जो है ना वो कुछ ग्लिसरॉल के कंपाउंड होते हैं और कुछ फैटी एसिड्स होती हैं। तो असाइल ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का कम्बिनेशन है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं असाइल ग्लिसरॉल। ये असल में क्या होते हैं जी, एस्टर बॉन्ड की वजह से कुछ फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में अटैच हो जाती हैं। यानी अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये एक अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बनें लगी हुई हैं और एक OH, इसको हम इथानॉल भी बोलते हैं, यानी ईथेन के साथ एक H को उतार के हमने OH को लगाया हुआ है। और ये एक एस्टिक एसिड है जिसमें 2 कार्बन और एक OH का ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसकी दोनों के कंपैरिजन को देखें तो ये जो बॉन्ड है ये
अल्कोहल वाला पार्ट और ये एस्टिक एसिड वाला पार्ट, इन दोनों के दरमियान जो जोड़ने वाली चीज़ है ये O है, यानी दरमियान में ये O बॉन्ड होगा। बॉन्ड के इस साइड पे भी एक कार्बन होगी और इस साइड पे भी एक कार्बन होगी। ये कार्बन अल्कोहल की होगी और ये एस्टर की होगी। तो मतलब कि यहाँ पे O ने सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ा हुआ, तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो ये एस्टर बॉन्ड बनाती है एक अल्कोहल और एक कार्बन की चेन के दरमियान, यानी कार्बोहाइड्रेट के दरमियान। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये इसको ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं। ट्राईग्लिसराइड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ग्लिसरॉल होती है उसका एक कंपाउंड और फैटी एसिड के ये 3 कंपाउंड होते हैं, एक और यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, ये 3 कंपाउंड होते हैं। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के साथ यहाँ पे देखें, हाँ जी, अल्कोहल को फैटी एसिड को देखें, सॉरी, फैटी एसिड के यहाँ पे ना एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH। ये COOH है और इसके एक पीछे R लगा हुआ, R से मतलब कोई चेन, ये काफ़ी लंबी चेन भी हो सकती है, इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, ये हंड्रेड्स में जाती है इसकी तादाद। तो ये जो चेन चल रही है, इस चेन की वजह से इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, यानी इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर। जब ये आपस में अल्कोहल या और दूसरा फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये जो डॉटेड स्केल बनाया हुआ ये शो कर रहा है कि फैटी एसिड से H और ग्लिसरॉल से OH, ये दोनों आपस में ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी क्योंकि यहाँ पे 3 दफ़ा ये आपस में मिल रहे हैं तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो ऐसी हो जाएगी कि ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाली कार्बन ये डायरेक्टली इस O के साथ जुड़ जाएगी और O ऑलरेडी इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे ट्राईग्लिसरॉल। इसी तरह ग्लिसरॉल की कुछ प्रॉपर्टी है कि ये जो अब इनकी हम जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन के एटम के ऊपर डिपेंड करती है, इनकी तादाद के ऊपर। जितनी कार्बन के एटम की तादाद इसमें ग्लिसरॉल के अंदर ज़्यादा होगी उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होते जाते हैं जैसे जैसे कार्बन की चेन जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। ऑयल आमतौर पर वाटर से लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है, जबकि वाटर की जो ग्रेविटी है वो 1 होती है। इसीलिए इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं, ऑयल नीचे डूबते नहीं हैं और इसको क्रिस्टलाइज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको क्रिस्टलाइज़ करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर वो हम प्रोवाइड करें तो ये क्रिस्टलाइज़ इसको किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसको क्रिस्टलाइज़ नहीं किया जा सकता। जो फैटी एसिड हैं वो 2 तरह की होती हैं, कुछ सैचुरेटेड हैं और कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये स्ट्रेट चेन में मौजूद होते हैं, यानी ये सिंगल बॉन्ड होंगे और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की शक्ल में मौजूद होते हैं और इनकी ब्रांच्ड और रिंग्ड शेप होती है। जबकि अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और ये स्ट्रेट चेन में मौजूद होते हैं और आम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं और इनको हम एनिमल से हासिल करते हैं। ये एनिमल से हासिल होती हैं और ये हमें प्लांट से हासिल होती हैं। यानी प्लांट से आपको जितने भी तेल हासिल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सरसों का तेल देख लें, नारियल का तेल देख लें, या जितने भी तेल हैं आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन एनिमल से एक फ़ैट आपको हासिल होती है जिसको हम मक्खन बोलते हैं, या देसी घी, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आम रूम टेम्परेचर पे। इसके आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है। हम वैक्सीज़ को देखते हैं। जो वैक्स है यानी मोम है, हमने पहले भी देखा कि ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है लीफ और फ्रूट के अंदर, और इसके अलावा इंसेक्ट में भी ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये जो ना वो 3-4 चीज़ों का मिक्सचर होती है। इसमें अल्कोहल होती है, उसकी एक लॉन्ग चेन होगी, कीटोन होंगे, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होंगे। इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है और वाटर के लॉस से भी इसको
बचाती है और एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती है। इंसेक्ट के अंदर ये बैरियर के तौर पर, रुकावट के तौर पर भी काम करती है। फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड जो होते हैं वो फास्फोटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होती हैं। यानी इसमें वो जो चेन हमने पीछे पढ़ी थी वही समझ लें कि ये COOH वाला बॉन्ड है और इसमें से OH रिमूव हो गया हुआ है, और ये जो ना वो ग्लिसरॉल वाला बॉन्ड है और इसके अंदर से OH रिमूव हो गया हुआ है। यानी ये जो हमने पीछे बॉन्ड पढ़ा ये वो वाला बॉन्ड है, एक और है, और ये तीसरा है। जैसे ही वो जो तीसरा है, तीसरे के साथ हमने जो ऑलरेडी इस तरह का एक बॉन्ड लगा होगा, यानी ये जो बॉन्ड है ना, पहले इस यहाँ पे वही सेम चीज़ लगी हुई थी, लेकिन हमने यहाँ से इसको रिमूव किया, यानी इस पोजीशन से इस तरह के ग्रुप को, ऊपर वाले ग्रुप की तरह के ग्रुप को नीचे से रिमूव किया और COR की जगह पे यानी O को रहने दिया, COR को रिमूव किया और उसकी जगह पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जो कि फास्फोर पर मुश्तमिल है। इसको हम बोलते हैं फास्फोटाइडिक एसिड। इसी तरह अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इसमें भी सेम ऊपर ही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे हमने जो फंक्शनल ग्रुप लगाया है वो थोड़ा सा एक लंबी चेन है कि इस तरह फास्फोरस का एक कंपाउंड, फास्फोरस के कंपाउंड के साथ एक कार्बन की चेन है जिसमें 2 कार्बन है और एक नाइट्रोजन, और हर नाइट्रोजन के साथ मज़ीद CH3, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। इसके 3 ग्रुप लगे होते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोटाइल्डिकोलिन। तो ये इस तरह फास्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं। ये मेम्ब्रेन का भी एक हिस्सा होते हैं, यानी ये मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी बॉडी के अंदर। टर्पिनॉइड की बात करें तो टर्पिनॉइड लार्ज कंपाउंड होती हैं, ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट होती हैं आइसोटर्पिनॉइड के। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़े से गलत है, आइसोटर्पिनॉइड के ये रिपीटिंग यूनिट होती हैं, यानी आइसोटर्पिन जो है वो बार बार रिपीट होकर टर्पिनॉइड्स बनाती हैं। इनको हम कंडेंसेशन करें जो कि एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, उससे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर कंडेंसेशन करेंगे तो इससे हम रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉयड्स और टर्पीन वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं।